आज हम बात करने वाले हैं अंतरिम बजट 2024-2025 से संबंधित प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसका पूंजीगत व्यय वर्ष 2024-2025 के लिए पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि की घोषणा की गई। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। आर्थिक विकास अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि पर 7.3% रहने का अनुमान है, जो आरबीआई के संशोधित विकास अनुमान के अनुरूप है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इसका यह अनुमान है कि वर्ष 2027 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजस्व तथा व्यय का अनुमान 24-25 कुल प्राप्तियां ऋण ग्रहण के अतिरिक्त 30.80 लाख करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है। कुल व्यय अनुमानित रूप से 67.66 लाख रुपये का कुल व्यय। कर प्राप्तियां अनुमानित रूप से 26.02 लाख करोड़ रुपये का कुल प्राप्तियां। जीएसटी संग्रह दिसंबर 2023 में 1.65 लाख करोड़ रहा है, जो 7वीं बार सकल जीएसटी राजस्व 1.6 लाख करोड़ रुपये के आंकड़ों पर चला गया है। राजकोषीय घाटा तथा बाजार ऋण ग्रहण। राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2025-26 तक इसे 4.5% से कम करने के लक्ष्य में अनुरूप है। वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल तथा निवल बाजार ऋण ग्रहण क्रमशः 14-13 तथा 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। करारोपण। अंतिम बजट में आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बनाए रखा गया है। कॉर्पोरेट करों के लिए मौजूदा घरेलू कंपनियां हेतु 22% से और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15%। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई देनदारी नहीं। स्टार्टअप और निवेश के लिए कुछ लगभग 31 मार्च 2025 तक एक वर्ष हेतु बढ़ाए गए। प्राथमिकताएं: गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करना। गरीब 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का सफल अभियान। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट सहायता प्रदान की गई। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण का वितरण। एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% महिला नामांकन। 83 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं की सहायता। लखपति दीदियों को बढ़ावा देना। एक दशक में उच्च शिक्षा की महिला नामांकन में 28% की वृद्धि। युवा कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत करके उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसान तक फसल बीमा पहुंचाया गया। सुव्यवस्थित कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम के तहत 1361 मीडिया को एकीकरण। प्रमुख विकास योजनाएं जो आधारभूत संरचना। रेलवे 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे: ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर तथा उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। बेहतर सुरक्षा सुविधा और यात्री सुविधा के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बे को वंदे भारत मानक के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। विमानन उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास। शहरी विकास, परिवहन, मेट्रो और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र। पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता का अंतर वित्त पोषण। यह 1 गीगावाट की प्रारंभिक क्षमता के लक्ष्य के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा को क्षमता दोहन करने में मदद करेगा।
वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण क्षमता की स्थापना। सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित बायोगैस का एक चरणबद्ध अनिवार्य सम्मिश्रण। बायोमास एकत्रीकरण मिशनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। रूफटॉप सोलर 1 करोड़ परिवार प्रतिमाह 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। विनिर्माण और चार्जिंग का समर्थन करके ई वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना। पर्यावरण अनुकूल विकल्प के समर्थन के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। आवास क्षेत्र, सरकार की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिलियन किफायती घरों का निर्माण पर सब्सिडी देने की है। मध्यम वर्ग को अपने घर खरीदने बनाने के लिए प्रोत्साहित करना हेतु मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, लड़कियां 9 से 14 वर्ष के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण का प्रोत्साहित करना। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयासों से यू-विन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करना। कृषि क्षेत्र, सभी कृषि जलवायु क्षेत्र विभिन्न फसलों के लिए नैनो डीएपी का उपयोग करके प्रोत्साहित करना। डेयरी किसानों को समर्थन देने और खुरपका एवं मुहपका रोग से निपटने के लिए नीतियां बनाना। तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए रणनीति बनाना। अनुसंधान, खरीद मूल्य संवर्धन और फसल बीमा को कवर करना। मत्स्य पालन क्षेत्र, मछुआरों की जरूरत को पूरा करने के लिए नया विभाग मत्स्य संपदा की स्थापना। राज्यों के कैपेक्स के लिए राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण योजना जारी रखने की घोषणा की गई। राज्य के नेतृत्व वाले सुधार का समर्थन करने के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण हेतु 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान के साथ 1.3 लाख करोड़ रुपये का कुल परिव्यय। पूर्वी क्षेत्र को भारत का विकास शक्तिशाली चालक बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। अन्य सूर्योदय डोमन और अनुसंधान और नवाचार प्रोत्साहन करने के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये की कोष स्थापना। साथ ही अनुसंधान और नवाचार की निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या की बदलाव के लिए सरकार एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनाएगी। समिति विकसित भारत के लक्ष्य अनुरूप व्यापक सिफारिशें प्रदान करेगी। नैनो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट भारत किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा विकसित एक नैनो तकनीक आधारित कृषि इनपुट है। यह फसलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूर्ण करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं रुपया कहां से आता है। रूपी कम फ्रॉम, इसका जो मेन है कि बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज, उधार और अन्य देयताएं। आप देख रहे हैं निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, आयकर, इनकम टैक्स, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, माल और सेवा और अन्य कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम बोलते हैं, ऋण भिन्न प्राप्तियां और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, यहां से हमें रुपया आती है। अब बात करते हैं रुपया जाती कहां है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, अन्य व्यय, पेंशन, करों शुल्कों राज्यों का हिस्सा, वित्त आयोग और अन्य अंतरण, आर्थिक सहायता रक्षा में जाती है, ब्याज अदायगी और केंद्र क्षेत्र की योजनाओं, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी प्रव्यय शामिल नहीं है। प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन रुपए करोड़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना जो 2023-24 में 60,000 था, उसमें 86,000 कर दिया गया। आयुष्मान भारत 23-24 7200, उसमें 7500 किया। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना में 23-24 में 4645 था, उसमें 6200 किया गया। सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण परितंत्र विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम में 3000 था, उसमें 6903 करोड़ कर दिया गया।
सोलर ऊर्जा में 4,970 करोड़ था, उसमें 8,500 करोड़ कर दिया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में 297 करोड़ था, उसमें 600 करोड़ कर दिया गया है। भारत में बजट से संबंधित निधि क्या है? भारत संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1) केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ऋण और पूर्ण भुगतान को एक एकल निधि में समेकित करता है, जिसे भारत का संचित निधि के रूप में जाना जाता है। निकासी के लिए सांसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। न्यायाधीशों के वेतन जैसे आरोपति व्यय को छोड़कर। भारत का लोक लेखा संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां भारत के लोक लेखाओं में जमा की जाती हैं। सरकार धन को इधर उधर स्थानांतरित करने वाले बैंक के समान ही कार्य करती है, इसलिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भारत की आकस्मिक निधि, इसे भारत आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के तहत स्थापित किया गया और अनुच्छेद 267(1) के अनुसार अग्रदाय के रूप में कार्य करती है। इसे निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। यह वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रत्याशित खर्चों के लिए सरकार को अग्रिम राशि का पेशकश करने के उद्देश्य से कार्य करती है, जो सांसद द्वारा प्राधिकरण के लिए लंबित है। आकस्मिक निधि से निकाली गई धनराशि अनुदान अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसदीय अनुमोदन पर पुनः जमा कर दिया जाता है।